Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss loss of right of recession. So let's get started. तो अब यहाँ पे हम राइट ऑफ रेसिशन किसको बोल रहे हैं कि हमने फ्री कंसेंट में देखा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वो कॉर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या फिर फ्रॉड के थ्रू में किया जाता है तो उसमें हम किसी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे और यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। अब वॉइडेबल के केस में जो भी अग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो उस पार्टी के पास चॉइस है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकती है। उसके पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे, तो इसी को हम राइट ऑफ रेसिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में जो राइट ऑफ रेसिशन है वो लॉस हो जाता है, जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपना ये राइट जो है वो लूज कर देती है। तो इसी के केसेस हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 4 केसेस हैं जिनके अंदर जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपने राइट ऑफ रेसिशन जो है वो लूज कर देती है। तो इन केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला केस है यहाँ पर एफर्मेशन। इफ आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ हिज राइट ऑफ रेसेंट द aggrieved party affirms the transaction and the right of rescission is lost। मतलब इस केस में ऐसा है कि अगर एफर्मेशन हो जाता है, मतलब अगर जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो ये जान के भी कि उसके पास राइट टू रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट है, कि मतलब उसका ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर सकती है, और उसके बाद भी वो पार्टी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहती है, मतलब अफर्म करना चाहती है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर अब इस केस में जो राइट ऑफ रेसिशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो लूज हो जाता है। जो अग्रीड पार्टी है अगर वो इस बात पे अग्री हो जाती है कि फ्रॉड या फिर कोई भी ऐसा कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के बाद भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहती है, तो फिर इस केस में जो राइट ऑफ रेसिशन है वो लूज कर देती है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ कोई फ्रॉड, कॉर्शन या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है और ये एक अग्रीव्ड पार्टी है और इसको ये पता है कि इसके पास राइट टू रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इस पार्टी ने इस पार्टी के साथ, तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना भी कर सकती है। इसका ये राइट है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दे, लेकिन इसके बाद भी ये इस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म करना चाहती है, तो फिर इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ये अपना राइट टू रेसेंड जो है, राइट ऑफ रेसिशन जो है वो लूज कर देगी और फिर इस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट को जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकेंड केस है रेस्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल, मतलब जिस केस में रेस्टिट्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो अब ऐसा कैसे होता है कि इफ द पार्टी सीकिंग रेसिशन इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिस्टोर द बेनिफिट्स ही हैज रिसीव्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज कंज्यूम्ड एंड डिस्ट्रॉयड द राइट ऑफ रेसिशन इज लॉस्ट। मतलब अब यहाँ पर ऐसा है कि ये मान लेते हैं अग्रीव्ड पार्टी है और इसने जो भी बेनिफिट्स रिसीव किए उस फ्रॉड के चलते जो इस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने किया इसके साथ, और अब इस अग्रीव्ड पार्टी को बाद में पता चलता है कि इसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, लेकिन तब तक ये इसने जो बेनिफिट्स रिसीव करे उस फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो इस गुड्स को जो है वो कंज्यूम कर चुकी है, या कोई भी बेनिफिट जो इसे मिले उस कॉन्ट्रैक्ट से वो उसको कंज्यूम कर चुकी है, डिस्पोज कर चुकी है या डिस्ट्रॉय कर चुकी है। तो फिर इस केस में अब ये पार्टी ऐसा नहीं बोल सकती कि इसको अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि अब यहाँ पे रेस्टिट्यूशन के लिए, मतलब जैसा पहले था वैसे ही बनाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को वो सब्जेक्ट मैटर ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपना राइट ऑफ रेसिशन जो है वो उसको लूज कर देगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो भी बेनिफिट्स हैं वो ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है, जो अब अग्रीव्ड पार्टी है, वो उन बेनिफिट्स को कंज्यूम कर चुकी है। जो सब्जेक्ट मैटर था उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अब है ही नहीं, वो कंज्यूम्ड है ऑलरेडी। तो इस केस में अब ये अपना राइट ऑफ रेसिशन लूज कर देगी, मतलब ये अब इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा नहीं बोल सकती कि ये अब इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो परफॉर्म करना नहीं चाहती।
और ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस अग्रीव पार्टी को अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो बेनिफिट जो है वो रिसीव कर चुकी है, उनको कंज्यूम कर चुकी है। तो अब यहाँ पे इसका थर्ड केस है बाय लैप्स ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे अब जो टाइम है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो ख़त्म हो चुका है, या रिसेशन का भी जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। तो उस केस में भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अग्रीव्ड पार्टी है वो अपना राइट ऑफ रेसेशन जो है वो लूज कर चुकी है। राइट ऑफ रेसेशन में ऑल्सो बी लॉस्ट बाय टू लॉन्ग अ डिले, मतलब उसको बहुत डिले हो जाता है ये बताने में कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अब उसे परफॉर्म करना नहीं चाहती। मान लेते हैं अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रॉड के थ्रू फॉर्म हुआ था, या फिर मान लेते हैं कॉर्शन के थ्रू परफॉर्म हुआ था, तो इस केस में भी ऐसा होगा कि इस पार्टी को विद इन रीजनेबल टाइम ही ऐसा बताना पड़ेगा कि वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना नहीं चाहती, वो अपना राइट ऑफ रेसेशन जो है वो उसको एक्सरसाइज करना चाहती है, और ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और इस पार्टी के पास जो चॉइस थी कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर सकती है, तो वो यही चूज़ करना चाहती है कि वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना नहीं चाहेगी। लेकिन इसको ऐसा विद इन रीजनेबल टाइम बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे 2 इयर्स हो चुके हैं और उसके बाद ये पार्टी ऐसा बोलती है कि अब वो अपना राइट ऑफ रेसेशन जो है वो उसको एक्साइज करना चाहती है या एग्जीक्यूट करना चाहती है। तो फिर इस केस में ये पार्टी अपना राइट ऑफ रेसेशन जो है वो लूज़ कर देगी, और इसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करना ही पड़ेगा, चाहे फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रॉड से या कॉर्शन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से ही क्यों ना फॉर्म हुआ हो। तो अब यहाँ पे लास्ट केस है राइट ऑफ थर्ड पार्टी। अब ये पॉइंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम इसको सिर्फ एग्जाम्पल से समझेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं लिखी, तो हम इसे सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो अब मान लेते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ए और बी के बीच में होता है। यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, ए एंड बी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बी जो है एक सेलर है गुड्स का, वो गुड्स सेल करता है, और ए यहाँ पर बी से कुछ गुड्स ले लेता है फ्रॉड करके, मतलब कुछ फ्रॉड बता के, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके या फिर कोई फ्रॉड स्टेटमेंट देकर ए जो है वो बी से कुछ गुड्स जो है वो ले लेता है क्रेडिट पर। और यहाँ पे अब केवल फ्रॉड ही नहीं, ये केस मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर ए ने यहाँ पे गुड्स ले लिए होते बाय कॉर्शन, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो भी यही केस माना जाता, तो भी हम यहाँ पे राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी कंसिडर करते। तो ये जो सारे हमने केसेस डिस्कस करे अभी तक, ये जो 3 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी हमें यही मानना है कि अगर यहाँ पे फ्रॉड के अलावा अगर बाकी 3 एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म हुई होती तो भी यही केसेस एप्लीकेबल होते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये 3 केसेस डिस्कस करे हैं। तो कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ए ने गुड्स ले लिए हैं यहाँ पर फ्रॉड से, ऐसा हमने मान लिया, और अब इसके बाद क्या होता है कि ए ने जो वो गुड्स लिए हैं वो अब उन गुड्स को जो है वो सी को ट्रांसफ़र कर देता है, सी के पास वो उन गुड्स को डिस्पोज कर देता है। और अब जो यहाँ पर सी है वो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हुआ वो तो ए और बी के बीच में हुआ, और यहाँ पर ए ने बाद में वो गुड्स जो है वो सी को ट्रांसफ़र कर दिए, तो सी जो है यहाँ पर वो थर्ड पार्टी है। तो हम यहाँ पे सी के ही राइट्स की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि बी जो है वो ऐसा बोले कि वो अब सी से अपने गुड्स जो है वो रिकवर करेगा, तो ऐसा नहीं है। और ना ही ऐसा है कि अब बी ऐसा बोल सकता है कि वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स को परफॉर्म करना नहीं चाहता, क्योंकि ए ने उससे वो जो गुड्स हैं वो बाय फ्रॉड लिए थे, और अब ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और बी अब अपना राइट ऑफ रेसेशन जो है वो एक्सरसाइज करना चाहता है। तो ऐसा इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो गुड्स हैं, वो अब सी को ट्रांसफ़र हो चुके हैं, और यहाँ पे आप थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जो गुड्स हैं वो उसको वापस ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि यहाँ पर सी को जो गुड्स मिले हैं वो ए से मिले हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या होगा कि बी के पास जो है वो राइट ऑफ रेसेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा।
अब ऐसा क्यों होगा कि बिफोर द सेलर रेसेंट, मतलब इससे पहले कि बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर पाता, उससे पहले ही गुड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ टू द थर्ड पार्टी, उससे पहले ही ए ने वो जो गुड्स हैं वो डिस्पोज कर दिए किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी थर्ड पार्टी को वो गुड्स जो हैं वो दे दिए, इससे पहले कि बी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर पाता। इसीलिए अब बी जो है वो अपना राइट ऑफ रेसिशन जो है वो लूज कर चुका है। तो यहाँ पे यही 4 केसेस थे जिनके अंदर कोई भी अग्रीव्ड पार्टी जो है वो अपना राइट ऑफ रेसिशन जो है वो लूज कर देती है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिस्टेक डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।